ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आवाज रोहित मारवा की थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में काफी शोर था। काफी लोग अलग अलग ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, मगर रोहित की गहरी आवाज सुनते ही आसपास के 2-3 ग्रुप बात करते हुए रुक गए और रोहित की ओर देखने लगे। मेडिकल इंडस्ट्रीज के काफी लोग रोहित के चेहरे से नहीं जानते थे, मगर सब रोहित को और उसके खानदान को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड आए दिन किसी न किसी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में किसी बात को लेकर इंटरव्यू देता रहता था, और इसी वजह से रोहित न सिर्फ एक बिजनेसमैन बल्कि एक पब्लिक फिगर भी बन चुका था। मिस्टर विशाल शर्मा रोहित को यहाँ देखकर चौंक गए। उन्होंने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आप यहाँ? सो नाइस टू मीट यू। वेल, आई एम द डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एसोसिएशन। रोहित ने विशाल शर्मा के बढ़े हुए हाथ की ओर देखा और बिना हाथ मिलाए किशन मामा से बातें करने लगा। रोहित ने किशन मामा से कहा, किशन अंकल, मैं मल्होत्रा फार्मेसी के साथ एक डील करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल्स की सभी ब्रांचेज के लिए मैं आपसे एक टाई अप करना चाहता हूँ। आपकी फार्मेसी में जितनी भी दवाइयाँ बनती है उन सब की 300 टैबलेट हर महीने आप मुझे सप्लाई करेंगे। आसपास खड़े लोग इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर हैरान हो गए थे। हर प्रोडक्ट की 300 टैबलेट डूबती हुई मल्होत्रा फार्मेसी को बचाने के लिए यह ऑर्डर काफी था। रोहित का यह कदम मल्होत्रा फार्मेसी को मार्केट में फिर से खड़ा कर सकता था, मगर रोहित ने यह डिसीजन सिर्फ इमोशनल होकर नहीं लिया था। उसने यह भी देखा था कि किसी भी तरह वह मल्होत्रा फार्मेसी और किशन मामा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना मनाली, दिल्ली और बाकी शहरों की लाइफ केयर हॉस्पिटल में खरीदी हुई 300 टैबलेट की खपत आसानी से हो सकता था। इस तरह रोहित का यह फैसला अपने हॉस्पिटल और मल्होत्रा फार्मेसी दोनों के हित में था। किशन मामा और अंजलि मामी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित को किस तरह थैंक्स कहें। उन्हें यह पता था कि रोहित ने इस ऑर्डर से न सिर्फ मल्होत्रा फार्मेसी डूबने से बचाया, बल्कि मल्होत्रा फार्मेसी के लिए काम करने वाले कई मजदूर और स्टाफ के लिए भी यह ऑर्डर एक वरदान साबित हो सकता था। किशन मामा ने एक प्रोफेशनल की तरह रोहित के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मेरी और मेरी फार्मेसी की शान बढ़ेगी। इट विल बी एन ऑनर। एक बात की प्रॉमिस करता हूँ रोहित, मैं तुम्हें हर दवाई कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। रोहित ने किशन मामा के साथ हाथ मिलाते हुए उनसे कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि मल्होत्रा फार्मेसी अपने कहे पर हमेशा खरी उतरती है। फिर रोहित ने चिराग से कहा, चिराग, मल्होत्रा फार्मेसी के साथ मेरी इस डील को लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस पर हम दोनों की सिग्नेचर ले लो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अपने असिस्टेंट चिराग मेहता से यह बात कहते हुए रोहित की नजर पास खड़ी अनिका पर पड़ी। रोहित कहीं न कहीं यह सब कुछ अनिका के लिए भी कर रहा था। वह जानता था कि दादी माँ का ऑपरेशन करने के लिए अनिका ने न ही कोई फीस मांगी थी और न ही कोई फेवर। मल्होत्रा फार्मेसी को यह ऑर्डर देकर कहीं न कहीं रोहित अनिका के किए एहसान का बदला चुकाना चाहता था। तभी रोहित ने देखा कि अनिका कोई गहरी सोच में डूबी हुई थी। अपनी सोच से बाहर निकलते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, 3000 टैबलेट हर प्रोडक्ट की, क्या इसमें नए लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं? अंजलि मामी, शीला मासी और किशन मामा अनिका की यह बात सुनकर हैरान हो गए। उन्हें लगा नए प्रोडक्ट्स की बात कहां से आ गई। काफी सालों से मल्होत्रा फार्मेसी ने ना तो कोई नया प्रोडक्ट प्लान किया था और ना ही इस वक्त उनकी रिसर्च में कोई नई दवाई का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर अनिका की इस बात का मतलब क्या हो सकता था? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, अगर आपका नया प्रोडक्ट अच्छा है और पेशेंट में उनकी उतनी ही डिमांड है जितनी आपकी पहले की प्रोडक्ट की थी, तो क्यों नहीं? अनिका ने फिर से रोहित को कंफर्म करने के लिए पूछा, मिस्टर मारवा, आर यू श्योर? क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। रोहित ने मन में सोचा, थोड़ा महंगा? आखिर आयुर्वेदिक दवाई कितनी महंगी हो सकती थी? रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज साफ साफ बताइए। और यह आपके नए प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा?
अनिका ने अपने मन में सोचकर कहा, नए टेबलेट की कीमत है 5000 पर टेबलेट। यह अमाउंट सुनकर रोहित हैरान रह गया। एक टेबलेट की कीमत 5000 का मतलब था 3000 टेबलेट का दाम होता है 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ। अगर बाकी के ऑर्डर की कीमत आकी जाए तो लगभग 25 से 30 लाख पर मंथ होती और अकेले एक नए प्रोडक्ट की कीमत 1.5 करोड़ हर महीने की होने वाली थी। इतना तो शायद लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीने की टेबलेट सप्लाई का बिल नहीं आता होगा। रोहित अनिका की इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनिका आखिर यह किस तरह की डील करना चाहती थी। जहां तक रोहित अनिका को जानता था, उसे इस बात का पता था कि अनिका कोई लालची लड़की नहीं थी। फिर इस तरह की डील करने का क्या मतलब था? आखिर क्या था वह नया प्रोडक्ट? इन सब के बीच किशन मामा ने अनिका को धीमी आवाज में कहा, अनिका बेटा, यह क्या कह रही हो तुम? हमारे पास तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है और रिसर्च में भी तो कोई दवाई की टेस्टिंग नहीं चल रही। फिर यह तुम क्या कह रही हो? अनिका ने किशन मामा की बातों का जवाब देते हुए कहा, टेस्टिंग चल रही है। इनफैक्ट अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। श्वेता ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द टेबलेट बनाने में कामयाब भी हो जाएगी। शीला मासी, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के मुंह से यह सब सुनकर वह हैरान रह गए थे। अपनी कंपनी में क्या चल रहा था वह उनसे ज्यादा अनिका को पता था। यह बात से शीला मासी और किशन मामा दंग रह गए थे। अनिका ने चिराग मेहता से कहा, तो मैं क्या मानूं? आपके सर नए प्रोडक्ट को भी एग्रीमेंट में इंक्लूड करने वाले हैं या नहीं? इस बात का जवाब रोहित ने खुद अनिका से ही पूछ लिया। मिस अनिका, आपको क्या लगता है मुझे यह डील करनी चाहिए या नहीं? टेबलेट की प्राइस बताने से पहले अनिका ने अपनी रिसर्च कर रखी थी। उसे पता था कि अगर अमृत टेबलेट्स कल्याण शास्त्री की फार्मेसी मार्केट में लॉन्च कर भी देती तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होता। वह जिस मेथड से दवाई बनाना चाहते थे वह थोड़ी पुरानी थी और उस मेथड से एक गोली की कॉस्ट प्राइस कल्याण फार्मेसी को कम से कम 8 से 9 हजार पड़ने वाली थी और मार्केट तक आते आते उसकी कीमत कम से कम 18 से 20 हजार होने वाली थी। पर जिस मेथड से अनिका और श्वेता वह टेबलेट बना रहे थे, उस मेथड से कोई यह टेबलेट 3500 से 4000 में पड़ने वाली थी। 3000 टेबलेट हर महीने रोहित की हॉस्पिटल को देने से हालांकि मल्होत्रा फार्मेसी को कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, मगर उसने सोचा कि आखिर वह रोहित के हॉस्पिटल थी और रोहित ने जिस तरह के इमोशंस उसके खानदान के लिए अभी अभी दिखाए थे, अनिका को लगा उसे रोहित के पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। आखिर वह उसके बच्चों का बाप था। जैसे ही ये ख्याल अनिका के दिमाग में आया, अनिका ने अपने मन को शांत किया और रोहित को जवाब देते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर मारवा, आई थिंक इट्स अ गुड डील। किशन मामा ने अनिका की बात को काटते हुए रोहित से कहा, रोहित बेटा, माफ करना, अनिका भी बहुत छोटी है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। हमारी पहले वाली डील बहुत अच्छी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कोई डिसीजन लेना सही नहीं होगा। शीला मासी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम मिस्टर मारवा के साथ ऐसी कैसे डील कर सकती हो? आगे कुछ बोलने से पहले उन्हें याद आया कि अभी अभी कैसे अनिका ने उनकी मदद की थी। किशन मामा रोहित से बात कर रहे थे, मगर रोहित की आंखें अनिका को ही देख रही थी। रोहित ने किशन मामा से कहा, किशन अंकल, इट्स अ डील, और आप जानते हैं कि मारवा इंडस्ट्रीज एक बार अगर किसी को जबान दे देती है तो वह किसी भी कीमत पर उसे निभाती है। अनिका के साथ अभी अभी मैंने जो डील की है वही फाइनल होगी। हम नया प्रोडक्ट 5000 पर टेबलेट के हिसाब से खरीदेंगे। चिराग, कॉन्ट्रैक्ट में इस नए प्रोडक्ट के बारे में भी जरूर लिख देना। जैसे ही रोहित ने चिराग से यह कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल में पीछे से एक आवाज आई, मिस्टर कल्याण शास्त्री, मैंने सुना है आपके पास एक और अमृत टेबलेट मौजूद है, मैं उसे खरीदना चाहूंगा, आप कीमत बताइए। अनिका ने मुड़कर पीछे से आती हुई आवाज की ओर देखा। एक 25-26 साल का काफी हैंडसम लड़का हॉल के बीच में खड़े कल्याण शास्त्री की ओर चला आ रहा था। लड़के ने ब्लू जीन्स, प्लेन शर्ट और स्पोर्ट शूज पहने थे। हालांकि लड़के का आउटफिट बिल्कुल भी मीटिंग के लिए फिट नहीं था, मगर लड़के की आवाज में कॉन्फिडेंस और उसके चलने की स्टाइल से साफ पता चलता था कि यह लड़का किसी बड़ी डील की बात करने आया था। लड़का बिल्कुल कल्याण शास्त्री के सामने आकर खड़ा रह गया। कल्याण शास्त्री एक 65 साल का आदमी था। कल्याण शास्त्री ने जिंदगी भर सिर्फ सफेद कपड़े पहने थे और आज भी वो सफेद कुर्ता पैजामे में
मीटिंग अटेंड कर रहा था। हालांकि कल्याण शास्त्री की दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल काले थे। गोल्डन फ्रेम के चश्मे पहना कल्याण शास्त्री शक्ल से बिल्कुल शरीफ और एक इज्जतदार बिजनेसमैन लगता था। अभी अभी पास आए लड़के ने कल्याण शास्त्री से कहा, कल्याण जी, मुझे पता है कि आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 अमृत टेबलेट बनाई थी, जिसमें से एक आप मारवा खानदान की दादी माँ श्रीमती सुभाषनी मारवा के इलाज के लिए दे चुके हैं। मुझे मेरे चाचा के इलाज के लिए आपकी वह दूसरी टेबलेट चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। एक टेबलेट की कीमत 2.5 करोड़ सुनते ही आसपास खड़े लोग कल्याण शास्त्री को हैरानी से देखने लगे। अनिका ने भी हैरान होकर अंजलि मामी से पूछा, मामी, एक टेबलेट की कीमत 2.5 करोड़ तक देने को तैयार हो गया है, कौन है यह? अनिका का जवाब देने से पहले अंजलि मामी ने किशन मामा और शीला मासी की ओर देखा। मामी ने आकाश की ओर देखते हुए अनिका से कहा, बेटा, यह आकाश गुलेरिया है, करण गुलेरिया का भतीजा, और इस वक्त गुलेरिया बिजनेस हाउस का हेड यही है। करण गुलेरिया का नाम सुनते ही अनिका को पता लग गया था कि अंजलि मामी उसी करण गुलेरिया के बारे में बात कर रही थी जिनका पास्ट अनिका की मां के साथ जुड़ा हुआ था। कल्याण शास्त्री ने अपनी बेहद मीठी आवाज में आकाश गुलेरिया से कहा, मिस्टर आकाश, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सवाल पैसों का है ही नहीं। हमने जो 2 टेबलेट तैयार की थी उसमें से एक टेबलेट ऑलरेडी यूज हो चुकी है और दूसरी हमने हमारे लैब में रखी है। और यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कल्याण शास्त्री ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की है। पैसा कमाना कभी इस कल्याण शास्त्री का या शास्त्री फार्मेसी का टारगेट रहा ही नहीं है। कल्याण शास्त्री की बात से नाराज आकाश ने कहा, आप यह क्यों नहीं कहते मिस्टर शास्त्री कि आपकी कंपनी मारवा खानदान को गुलेरिया परिवार से ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। आपकी नजरों में उसकी कंपनी का टर्नओवर हमारी कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ा है। कल्याण शास्त्री ने सबके सामने आकाश गुलेरिया के हाथ जोड़कर कहा, भगवान जानता है आकाश बेटा, मेरे मन में ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा। समाज का कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है और समाज की भलाई के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ता है जरूर करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को इशारा करते हुए कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर अकेले में बातें कर ले मिस्टर कल्याण शास्त्री। लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक अ डील। यह कहते हुए आकाश और कल्याण शास्त्री कॉन्फ्रेंस रूम के कॉर्नर में बनी एक केबिन में चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि मामी ने अनिका से कहा, 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक टेबलेट के लिए? यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। पास खड़ा विशाल शर्मा, जो अब तक अपने हाथों को सहला रहा था, उसने अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो अमृत टेबलेट की बातें कर रहे हैं और वह महंगे तो होंगे। सोचो, अगर लॉन्च से पहले लोग इसे 2.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो यह टेबलेट मार्केट में आते ही क्या धमाका मचाने वाली है। और तुम लोग पता नहीं कौन सा कचरा 5,000 में बेचना चाहते हो। मिस्टर मारवा, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मल्होत्रा खानदान की बातों में आकर कहीं फंस मत जाना। यह सब कंगाल हो चुके हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि आपके बड़प्पन का थोड़ा फायदा उठा ले, आपके कॉन्ट्रैक्ट से ढेर सारा प्रॉफिट कमा ले और अपने आप को मार्केट से बाहर होने से रोक ले। रोहित ने गुस्से से विशाल शर्मा की ओर देखा। रोहित के लुक से साफ पता चल रहा था कि विशाल शर्मा की यह बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। रोहित ने विशाल शर्मा से कहा, देखिए मिस्टर विशाल शर्मा, मारवा खानदान के डिसीजन में हम किसी बाहर के आदमी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते, खासकर तब जब वह मैटर हमारी बिजनेस डील से जुड़ा हो। रोहित मारवा की बातें सुनकर विशाल शर्मा चुप हो गया था, मगर विशाल शर्मा की बातों से चिराग मेहता पर जरूर असर छोड़ा था। चिराग मेहता ने रोहित के कानों में कहा, सॉरी टू इंटरफियर सर, मगर अच्छा होगा कि अगर आप एक बार मिस अनिका से पूछ लेते कि आखिर यह कौन सी टैबलेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं। रोहित को चिराग का इंटरफेयर अच्छा नहीं लगा था, मगर उसे पता था कि चिराग जो कुछ भी कह रहा था वह कंपनी के हक में कह रहा था। अनिका, जो ठीक रोहित के बगल में खड़ी थी, उसने चिराग मेहता की यह बात सुन ली थी। अनिका ठीक रोहित के आगे आकर सबके सामने अनाउंस किया, मल्होत्रा फार्मेसी जो टेबलेट लॉन्च करने वाली है वह है अमृत टेबलेट। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग सरप्राइज हो गए। अमृत टेबलेट का नाम सुनकर विशाल शर्मा का मुंह खुला रह गया। अंजलि मामी, किशन मामा और शीला मासी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी अनिका ने अमृत टेबलेट का नाम लिया था। विशाल शर्मा हंसते हुए अनिका से पूछने लगा, क्या बात कर रही हो तुम? यह किस तरह का मजाक है? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम अमृत टेबलेट बनाने का फॉर्मूला जानती हो?
विशाल शर्मा की यह बात सुनकर अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। अंजलि मामी जानती थी अनिका की मां स्वाति ने अमृत टेबलेट का आविष्कार सालों पहले किया था। उन्हें लगा कि हो सकता है स्वाति टेबलेट का फार्मूला अनिका को देकर गई हो। अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे सिर्फ इतना पूछा, क्या स्वाति तुम्हें यह फार्मूला देकर गई थी? अनिका ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए सिर्फ अपनी पलकें झपकाई और धीरे से कहा, और मैंने वह फार्मूला श्वेता को दिया है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर श्वेता इस टेबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अनिका को लगा कि यह खबर सुनते ही परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे, मगर जब उसने किशन मामा और शीला मासी की ओर देखा तो दोनों के चेहरे काफी टेंशन में लग रहे थे। किशन मामा कुछ बोल नहीं पा रहे थे और शीला मासी ने अनिका को पहले की तरह ही डांटते हुए कहा, कब किसके सामने क्या बोलना है, तुम्हें इसकी समझ नहीं है अनिका? तुम अभी बच्ची हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है और तुमने ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। चुप रहना सीखो, जब बड़े बोलते हो तब अपने आप को चुप रखना सीखो। अनिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई थी जो शीला मासी उससे इस तरह की बातें कर रही थी। किशन मामा के चेहरे का टेंशन साफ बता रहा था कि अनिका ने कोई गलती कर दी थी। अनिका किशन मामा के पास जाकर उनसे कहने लगी, मामा क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप और मासी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? किशन मामा ने यहाँ वहाँ देखते हुए अनिका को जवाब दिया, देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने यह अमृत टेबलेट कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई थी और वह भी उस वक्त सिर्फ 5 टेबलेट बना पाई थी। इस दवाई को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सक्सेस रेट भी बहुत कम है। इसका मास प्रोडक्शन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। विशाल शर्मा ने मल्होत्रा परिवार पर ताना कसते हुए कहा, तुम सब धंधा करना बिल्कुल नहीं जानते। तुम अमृत टेबलेट सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि कल्याण शास्त्री की कंपनी अमृत टेबलेट लॉन्च करने वाली है। अरे जरा सोचो, अगर अमृत टेबलेट बनाना किसी भी ऐरे गहरे का काम होता तो क्या हुआ? कल्याण शास्त्री पागल है जो आकाश गुलेरिया की इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा देता और अपनी एक गोली की हिफाजत जान से भी ज्यादा करता। विशाल शर्मा की बात सुनकर आसपास खड़े लोग मल्होत्रा परिवार पर हंसने लगे। केबिन से कल्याण शास्त्री और आकाश गुलेरिया बाहर निकले आकाश गुलेरिया का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और वाक में पहले की तरह कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। कल्याण शास्त्री आकाश गुलेरिया की पीठ थपथपाते हुए बोला, माफ करना आकाश, तुम तो जानते हो मेरा तो जीवन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित है, इसलिए किसी भी तरह का लोभ या लालच मुझे अपने समाज सेवा के कार्य से भटका नहीं सकता। आकाश के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे अपने चाचा की तबीयत की चिंता थी और शायद यह टेबलेट उसके चाचा को बचाने का एक आखिरी मौका था। आकाश गुलेरिया को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अनिका ने किसी को कल्याण शास्त्री से बात करते हुए सुना। कल्याण शास्त्री के बगल में खड़े एक आदमी ने कल्याण शास्त्री से पूछा, क्या हुआ कल्याण जी, उस टेबलेट का सौदा हो पाएगा या नहीं? कल्याण शास्त्री ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, भगवान भला करे सबका, मगर वह टेबलेट इनके चाचा के कोई काम का नहीं। उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उस कंडीशन में एक अमृत टेबलेट उन्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकती। उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है शरीर में ताकत ला सके ऐसे आहार की और अच्छी तरह से कोई उनकी देखभाल कर सके, ऐसे किसी डॉक्टर की। भगवान उनका भला करे। कल्याण शास्त्री की बातों से साफ था कि करण गुलेरिया की इस वक्त जो हालत थी उसमें एक अमृत टेबलेट से उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग रोज के एक अमृत टेबलेट खाने पर शायद उनके हेल्थ में कुछ महीनों में सुधार आ सकता था, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अमृत टेबलेट मौजूद थी। इसलिए करण गुलेरिया के लिए यह एक टेबलेट किसी काम की नहीं थी। कल्याण शास्त्री ने आगे लोगों से कहा, मैंने मिस्टर करण गुलेरिया को किस्मत के हवाले नहीं किया। मैंने अपनी टैलेंटेड स्टूडेंट डॉक्टर शालिनी से कहा है कि वह हर रोज जाकर मिस्टर करण गुलेरिया की ट्रीटमेंट करें और उनकी देखभाल करें। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। कल्याण शास्त्री ने इस तरह गुलेरिया परिवार के साथ भी अपना रिश्ता बनाए रखा था। कल्याण शास्त्री की इस चाल को आसपास खड़े लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। डॉक्टर शालिनी की बात करते हुए कल्याण शास्त्री ने सबसे कहा, डॉक्टर शालिनी मेरी आखिरी स्टूडेंट है जिसने मुझसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रेनिंग ली है एंड आई मस्ट से शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट।
हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग उसे एलोपैथिक डॉक्टर की हैसियत से ज्यादा जानते हैं और मैं मॉडर्न मेडिसिन की अहमियत आज के जमाने में जानता हूँ। मगर देख लेना, एक दिन यही मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हमारे आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन और शास्त्रीय फार्मास्यूटिकल को इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी इज्जत से रिप्रेजेंट करेगी। तभी पास खड़े एक प्रेस रिपोर्टर ने कल्याण शास्त्री से पूछा, सर, अगर आप ये टेबलेट लॉन्च करते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? किसी और ने भी इस सवाल का समर्थन देते हुए कल्याण शास्त्री से पूछा, अरे हाँ मिस्टर शास्त्री, प्लीज हमें भी बताइए कि आप इस टेबलेट के क्या प्राइसिंग रखने वाले हैं, हमें भी ऑर्डर प्लेस करना है। अचानक इस बात से अपने आसपास खड़े लोगों को अट्रैक्ट किया और देखते ही देखते कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी लोगों से घिर गए। डॉक्टर शालिनी और कल्याण शास्त्री एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे और फिर कल्याण शास्त्री ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सबका भला करे, मगर यह टेबलेट अभी सेल के लिए नहीं है। फिलहाल हमारी कंपनी के पास एक ही टेबलेट मौजूद है और उसे हमने हमारी फार्मेसी की तिजोरी में रखा है। उसके ऊपर अभी भी रिसर्च होना बाकी है। डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री के आसपास खड़े लोगों के बीच आकर कहने लगी, मिस्टर कल्याण शास्त्री ने यह टेबलेट कई सालों से प्रिजर्व करके रखी थी। टेबलेट को प्रिजर्व करने की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर है और इसीलिए लगभग 25 साल से वो मेडिसिन अभी भी सेफ है और इस टेबलेट की वजह से शास्त्रीय फार्मास्यूटिकल आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम और स्थान हासिल कर लेगा। डॉक्टर शालिनी के अनाउंसमेंट के बाद प्रेस रिपोर्टर्स कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी की तस्वीरें खींचने लगे और बाकी खड़े लोग उन्हें विश करने लगे। लोगों की वाह के बीच कल्याण शास्त्री की नजर दूर खड़े मल्होत्रा खानदान पर पड़ी। किशन मल्होत्रा और शीला मल्होत्रा को देखते ही कल्याण शास्त्री अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर लोगों को शांत रहने को कहा और फिर अपने अलग अंदाज में सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान सबका भला करे। मैंने कभी भी लोगों की सेहत के सामने अपने प्रॉफिट को नहीं देखा। अब सामने खड़े मल्होत्रा खानदान को ही देख लो। आज से 25 साल पहले शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने मल्होत्रा फार्मेसी का नाम न सुना हो, मगर इतने सालों में उनके करंट चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ने दवाई बनाने में ध्यान देने की बजाय बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए लोगों की चापलूसी करना ज्यादा बेहतर समझा। मैं कहता हूँ, इस तरह पैसा कमाना था तो मेडिकल प्रोफेशन में आने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी लो क्वालिटी दवाई बनाकर लोगों की जान को खतरे में डालने की? आज आप सबके सामने नतीजा है, बुरे कर्मों की सजा भी यही मिलती है। अगर उन्होंने पैसा कमाने के बजाय दवाइयाँ बनाने में अपना मन लगाया होता तो आज उनकी कंपनी की जो हालत है वो नहीं होती। शीला मासी कल्याण शास्त्री की बातों का जवाब देना चाहती थी, मगर किशन मामा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। कल्याण शास्त्री ने आसपास खड़े लोगों से कहा, अब आप लोग प्लीज नाश्ता और ड्रिंक एंजॉय कीजिए, काम की बातें तो चलती रहेगी। जैसे ही लोग फूड काउंटर की ओर बढ़े, शीला मासी सेंटर स्टेज के पास खड़े कल्याण शास्त्री के पास आई और कहने लगी, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। लोगों से कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास जो अमृत टेबलेट है वह मेरी बड़ी बहन स्वाति ने बनाई थी। स्वाति का नाम सुनते ही कल्याण शास्त्री ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, स्वाति बहुत ही जीनियस थी, भगवान उनका भला करे। वह आज तुम्हारी कंपनी के साथ होती तो तुम्हारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होता। आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में स्वाति मल्होत्रा जैसा नाम न तो कभी देखा है और शायद आगे भी नहीं दिखेगा। किशन मामा ने कल्याण शास्त्री की बात काटते हुए कहा, कल्याण, 25 साल पहले तुम आए थे मल्होत्रा फार्मेसी में मदद मांगने, वह दिन भूल गए? मेरी बहन स्वाति ने 5 अमृत टेबलेट बनाई थी। इतनी मेहनत करने के बाद तुम रिसर्च करने के नाम पर 2 टेबलेट अपने साथ ले गए। लोगों के सामने समाज सेवा करने का ढोंग करते हो, मगर तुम अंदर से क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने धोखे से अमृत टेबलेट अपने कब्जे में कर ली और आज मेरी बहन ने बनाई हुई टेबलेट के जोर पर तुम हमारी ही कंपनी को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किस तरह के बेशर्म हो तुम? पीछे से आती हुई डॉक्टर शालिनी ने किशन मामा की यह बात सुनी तो कल्याण शास्त्री के बगल में खड़ी हो गई और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी कंपनी डूब रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे गुरुजी को जो मर्जी में आए कहें। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी बहुत सीधे हैं, आप जैसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे, मगर मैं जरूर दूंगी। अगर आप यह कह रहे हैं कि यह टेबलेट आपकी बड़ी बहन ने बनाई थी, तो फिर यह बताइए कि टेबलेट मिस्टर कल्याण शास्त्री के पास कैसे पहुंची?
बेशर्म तो आप लोग हैं, गुरुजी के इतने साल की मेहनत को अपने नाम पर कर लेना चाहते हो और मार्केट में अपनी खोई इज्जत को वापस पाना चाहते हो। इससे तो अच्छा यह होगा कि आप अपनी मेडिसिन की क्वालिटी सुधारने में ध्यान दीजिए। तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आया। अनिका मैसेज पढ़ते ही कॉन्फ्रेंस हॉल की एंट्रेंस पर चली गई। वह अनिका के लिए एक पार्सल आया था। पार्सल खोलकर अनिका ने जब उसे चेक किया तब अनिका के चेहरे पर चमक आ गई। अनिका ने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और बात करने लगी। दूसरी ओर हॉल में कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शालिनी बेटा, तुम शांत हो जाओ। ऐसे एलिगेशंस तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों पर लगते ही रहते हैं। लोग हमारी कामयाबी से जलेंगे क्योंकि वह उनका काम है, मगर हमें हमारे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना है। सच्चाई तो यह है कि उस वक्त जब मैंने यह अमृत टेबलेट बनाई थी, वह एक्सीडेंटली मुझसे एक एक्सपेरिमेंट में बन गई थी और वह एक्सपेरिमेंट दोबारा मैं खुद रिपीट नहीं कर पाया, इसलिए आज तक टेबलेट को संभाल कर रखा है। और अगर यह क्लेम करते हैं कि उनकी बहन ने अमृत टेबलेट बनाई है, तो फिर समाज सेवा में और लोगों के कल्याण के लिए उन टेबलेट को मार्केट में क्यों नहीं उतारते? इनकी कंपनी भी डूबने से बच जाएगी और लोगों का भी भला हो जाएगा। गुस्से से तिलमिलाई शीला मासी ने कल्याण शास्त्री से कहा, स्वाति अब इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए तुझ जैसे एहसान फरामोश को मौका मिला है लोगों के सामने हीरो बन जाने का। शीला मासी की बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, अब आपने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि आप लोग अपनी कंपनी को संभालने में असमर्थ हैं। आपकी बहन स्वाति जब तक थी तब तक कंपनी थी। आप लोगों के हाथ में कंपनी की कमान आते ही कंपनी ने अपनी आखिरी सांस लेना शुरू कर दिया था। आप यह क्यों नहीं कहते कि अमृत टेबलेट जैसी कोई आविष्कार करना आपकी कंपनी के बस की बात नहीं? मल्होत्रा फार्मेसी एक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बना सकता जिसका मुकाबला अमृत टेबलेट से किया जा सके। कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े कुछ लोग मल्होत्रा परिवार पर हंसने लगे। धीरे धीरे मार्केट में सबको इस बात का पता चलने लगा था कि अब मल्होत्रा फार्मेसी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे थे, क्योंकि अब ना तो उन्हें मल्होत्रा परिवार से कोई फायदा होने वाला था और न ही रिलेशन मेंटेन करके उन्हें मल्होत्रा फार्मेसी से कोई फायदा होने वाला था। लोगों के शोर के बीच अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल के सेंटर में स्टेज पर जा पहुंची। अनिका ने लिफाफे में से एक टेबलेट निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाया। अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से लोगों को कहा, यह है मल्होत्रा फार्मेसी का नया आविष्कार, हमारी लेटेस्ट दवाई जो हम मार्केट में लॉन्च करेंगे वो भी बहुत जल्द, और यह मेरे हाथ में है उसका सैंपल। फार्मेसी इंडस्ट्रीज के लोगों ने अनिका की बात को सीरियसली नहीं लिया, मगर कुछ प्रेस रिपोर्टर आगे आकर अनिका की फोटो लेने लगे। एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करके अनिका से पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं यह टेबलेट क्या फायदा पहुंचा सकती है और इसका नाम क्या है? अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से उस प्रेस रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, यह दवाई आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है और इसका नाम है अमृत टेबलेट। अमृत टेबलेट का नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में नाश्ते की टेबल के पास खड़े सारे प्रेस के लोग अपनी अपनी प्लेट वहीं छोड़कर दौड़कर स्टेज के पास आ गए। सभी प्रेस रिपोर्टर ने अपने अपने डिक्टाफोन और माइक बाहर निकाल लिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद लगभग सभी लोग सरप्राइज होकर स्टेज पर खड़ी अनिका को देख रहे थे। कल्याण शास्त्री अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। स्टेज पर खड़ी लड़की बिल्कुल स्वाति मल्होत्रा जैसी लग रही थी। कल्याण शास्त्री को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वाति खुद अपनी टेबलेट का हिसाब कल्याण के पास मांगने आई थी। कल्याण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने स्पीकर पर जिस टेबलेट का नाम सुना वह अमृत टेबलेट ही थी। अनिका ने अपनी उंगलियों में टेबलेट को घुमाते हुए अपने आप को रिपीट करते हुए माइक पर कहा, मल्होत्रा फार्मेसी बहुत जल्द अमृत टेबलेट को पब्लिक सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल करने वाली है और यह है उसका सबूत। अनिका ने जैसे ही टेबलेट दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर किया, प्रेस रिपोर्टर एक के बाद एक अनिका के हाथ के टेबलेट के फोटोग्राफ्स खींचने लगे। अमृत टेबलेट का स्पेसिमेन चेक करने कॉन्फ्रेंस हेड करने वाले मेडिकल प्रोफेशन और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड डॉक्टर शानबाग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे लोगों की भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए वो अनिका के पास पहुंचे। उन्होंने अनिका के हाथ से अमृत टेबलेट का स्पेसिमेन लिया और फिर स्टेज के बगल में एक टेबल पर रखी उनकी बैग में से कुछ इक्विपमेंट्स निकाले।
फिर वो अमृत टेबलेट के स्पेसिमेन को लगभग 10 से 15 मिनट टेस्ट करने के बाद डॉक्टर शानबाग स्टेज पर बने डेस्क पर आए। उन्होंने माइक पर अनाउंस किया, दिस यंग लेडी हियर हैज रियल स्पेसिमेन ऑफ अमृत टेबलेट। आफ्टर एग्जामिनिंग द टेबलेट थोरली, मैं यह भी कह सकता हूँ कि इस टेबलेट में पाए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ताजा हैं और इस टेबलेट को अभी अभी बनाया गया है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद हर शख्स दौड़कर स्टेज की तरफ आ गया था। डॉक्टर के मुंह से यह सुनने के बाद हॉल में मौजूद सारे बायर्स एक दूसरे को देखने लगे। कल्याण शास्त्री ने सबको चेतावनी दी थी कि जो कोई भी मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस डील करेगा, उनके साथ शास्त्री फार्मेसी अपनी डील ब्रेक कर देगा। कुछ बायर्स अभी अपने मन में कल्याण शास्त्री की दी हुई धमकी के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने स्टेज के नीचे से अनिका को ऑफर देते हुए कहा, देखें, मुझे इस टेबलेट की जरूरत है। अगर आप मुझे यह टेबलेट बेचना चाहें तो मैं 10 टेबलेट के लिए 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जैसे ही कमरे के कोने से ये आवाज आई, दूसरे कोने से किसी ने कहा, मैं 45 लाख रुपए देने को तैयार हूँ अगर मल्होत्रा फार्मेसी यह टेबलेट मुझे दे दे। देखते ही देखते कमरे में मौजूद हर शख्स इस टेबलेट की बोली लगाने लगा। कुछ ही सेकंड में टेबलेट की ऑक्शन प्राइस 2 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अचानक ही ऑक्शन मीटिंग में बदल गई थी। कल्याण शास्त्री के आसपास खड़े सारे समर्थक कल्याण को हैरानी से देखने लगे। उन्हें पता था कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी की पूरी बाजी पलट गई थी। जो मार्केट पूरी तरह से कल्याण शास्त्री के कब्जे में लग रहा था, अब अचानक उस मार्केट पर मल्होत्रा फार्मेसी का कब्जा होने वाला था। कल्याण शास्त्री अपने दावों को झूठ साबित होते हुए साफ देख रहा था। उसे घूर रहे लोगों को कल्याण शास्त्री हकलाते हुए कहने लगा, हो सकता है इस लड़की ने मेरी फार्मूला चुराई हो, कुछ भी हो सकता है। मैं इस लड़की की माँ को भी जानता था, शायद उसी ने कुछ। कल्याण शास्त्री अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए जो कुछ भी कह रहा था, उससे लोगों को कल्याण शास्त्री की बातों पर और ज्यादा शक होने लगा था। किशन मामा, जो अब तक बहुत हैरानी में थे, वह दौड़कर स्टेज पर गए और मिस्टर शानबाग के हाथों से टेबलेट लेकर अनिका से कहा, अनिका, यह टेबलेट। इससे पहले कि किशन मामा अपनी बात पूरी करते, अनिका ने माइक पर अनाउंस कर दिया, जी हाँ, इस टेबलेट को हम जल्द ही सेल करेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। अनिका ने अपने हाथ में पकड़े हुए एनवलप से 20 और टेबलेट निकाली और फोटोग्राफर्स को दिखाते हुए कहा, मल्होत्रा फार्मेसी ठीक 1 महीने में अमृत टेबलेट का मास लॉन्च करेगी और सबसे बड़ी बात, आप सबको यह टेबलेट इतने ऊंचे दामों में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इस टेबलेट की मार्केट में कीमत होगी 18 लाख। टेबलेट की डिमांड को देखकर अनिका को लगा टेबलेट की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। हालांकि ये कीमत लोगों की एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी, मगर स्टेज पर खड़ी अनिका को तब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने टेबलेट की कीमत कुछ ज्यादा तो नहीं लगा दी थी। टेबलेट की प्राइस डिक्लेयर करने के बाद अनिका ने देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े सब लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। दरअसल किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी असरदार गोली की कीमत आखिर मल्होत्रा फार्मेसी ने इतनी कम क्यों रखी थी। वह चाहते तो इसे 10 गुना कीमत भी वसूल कर सकते थे, अपनी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिला सकते थे। कमरे में साइलेंस देखकर अनिका को लगने लगा था शायद उसने टेबलेट की कीमत कुछ ज्यादा ठॉट कर दी थी। इससे पहले कि वह अपना 18 लाख का ठॉट वापस लेकर 15 लाख का नया ठॉट उनके सामने रखती, क्लाइंट्स ने अपना ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। किसी ने 2000 टेबलेट का ऑर्डर दिया तो किसी ने 4000 का। शहर के सारे इंक स्टोर और हॉस्पिटल के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन को फोन करके ऑर्डर कंफर्मेशन लेने लगे। वह लोग जो अभी अभी किशन मल्होत्रा और मल्होत्रा फार्मेसी की मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग किशन मल्होत्रा और शीला मासी के पास आकर अपना अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। किसी ने पुराने रिश्तों का वास्ता दिया तो किसी ने किशन मामा से अपने पुरानी दोस्ती के किस्से जोड़ दिए। लोगों का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर अंजलि मामी का मेडिकल फार्मेसी बिजनेस से जुड़े लोगों पर से विश्वास उठ गया था। सिर्फ 5 मिनट में लोग इतना कैसे बदल सकते थे, यह सोचकर अंजलि मामी हैरानी से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। तभी क्राउड के बीच में से विशाल शर्मा शीला मासी के पास आया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए तुझे मुझे कम से कम 1000 टेबलेट तो सप्लाई करनी होगी। शीला मासी ने स्माइल देते हुए विशाल शर्मा से कहा, बिल्कुल विशाल, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है वह मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें जरूर सप्लाई दूंगी।
मगर तुम्हें ये टेबलेट मार्केट से 4 गुना दाम पर खरीदनी होगी। और अब मैं भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ, 4 गुना ज्यादा कीमत पर अगर तुम ऑर्डर रिप्लेस करती हो तो यह डील बुरी नहीं है। मार्केट में तुम सर उठाकर चलने के काबिल रहोगे जब तुम यह कहोगे कि तुम्हारे पास भी मल्होत्रा फार्मेसी की अमृत टेबलेट का स्टॉक है। सोचो, पूरे मार्केट में तुम्हारी क्रेडिट कितनी बढ़ जाएगी। विशाल शर्मा यह समझ गया था कि शीला उसे उसी की दी हुई बातों की कड़वी दवाई पिला रही थी। लोगों की आवाज और शोर बढ़ने लगा। लोग मल्होत्रा फार्मेसी के साथ टाई अप करने के लिए उनकी पुरानी सारी दवाइयां भी दोगुने दाम पर खरीदने को तैयार हो गए। मार्केट में सबको एक बात पता थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चाहे जितनी भी आउटपुट बढ़ा ले, मार्केट डिमांड को मीट कर सके उतनी सप्लाई तो नहीं दे पाएगी। इसलिए सबको मल्होत्रा फार्मेसी के साथ सप्लाई गारंटी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उन्हें अश्योरिटी चाहिए थी कि मल्होत्रा फार्मेसी उन्हें अमृत टेबलेट की सप्लाई जरूर देंगे। हॉल के एक कोने में खड़े रोहित मारवा और चिराग मेहता बिल्कुल चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। चिराग मेहता अपने कैलकुलेटर में हिसाब लगाने लगा। कैलकुलेटर पर आया फिगर देखकर चिराग हैरान हो गया। वो रोहित से कहने लगा, हमारी डील हुई थी 5,000 में एक टेबलेट की और टेबलेट की मार्केट प्राइस है 18,000, यानी कि हमें टेबलेट पर 13,000 का प्रॉफिट होगा। और उन्होंने हमें हर महीने 300 टेबलेट देने का वादा किया है। सर, इस तरह तो हम हर महीने हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाएगा जितना हर देश भर की लाइफ केयर हॉस्पिटल की ब्रांचेज से पूरे साल नहीं कमाते हैं। रोहित ने सोचा था कि मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डील करके वह कहीं न कहीं अनिका के किए हुए एहसानों का बदला चुका रहा था। मगर चिराग मेहता के कैलकुलेशन से यह साफ जाहिर था कि अनिका के एहसान रोहित पर और बढ़ने लगे थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस डील से उसे खुश होना चाहिए या कहीं न कहीं इस बात का उसे दुख होना चाहिए कि आज भी वो अनिका की मदद नहीं कर पाया, बल्कि अनिका ने ही उसकी मदद की थी। जब सारे के सारे लोग किशन मामा और शीला मासी को घेर कर खड़े थे, चुपके से अनिका वहाँ से निकलकर रोहित के पास आ गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के साथ क्या बात करे। इससे पहले कि रोहित अनिका से कुछ कह पाता, रोहित ने देखा कि दरअसल अनिका रोहित के पीछे बैठे आकाश गुलेरिया को मिलने जा रही थी। अनिका को अपने पास आता देखकर आकाश अपनी जगह से खड़ा होकर जाने लगा। तभी अनिका ने आकाश को रोकते हुए कहा, आपके अंकल करण गुलेरिया के लिए दवाइयाँ पहुँच जाएगी और हाँ, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। आकाश को अनिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आकाश एक टेबलेट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चुकाने के लिए रेडी था, उसे अनिका पूरी ट्रीटमेंट तक की टेबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद भी आकाश के चेहरे पर खुशी नहीं आ रही थी। आकाश अनिका की आंखों में देखकर कहने लगा, थैंक यू फॉर ऑफर, मगर दरअसल बात यह है कि मेरे अंकल मल्होत्रा फार्मेसी से आई हुई कोई भी दवाई नहीं लेंगे। आई विल फाइंड सम अदर हेल्प। यह कहकर आकाश वहाँ से चला गया। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आकाश अभी थोड़ी देर पहले अपने अंकल को बचाने के लिए एक टेबलेट 2.5 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार था, वह आखिर मल्होत्रा फार्मेसी से वही टेबलेट फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। आकाश गुलेरिया को जाते हुए देखकर अनिका को एक बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण गुलेरिया अपनी जान दे देगा, मगर स्वाति मल्होत्रा की कंपनी मल्होत्रा फार्मेसी से मिली दवाइयों से अपना इलाज नहीं करवाएगा। यह सोच कर अचानक अनिका को अपनी ही माँ के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वह सोच रही थी कि भला ऐसा क्या किया होगा उसकी माँ ने करण गुलेरिया के साथ। कोई भला इतना प्यार करने वाले इंसान को कैसे धोखा दे सकता था। अनिका को इस बात से भी परेशानी हो रही थी। वह धोखा देने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका की माँ थी। आकाश की आंखों में अपने चाचा की हेल्थ को लेकर जो चिंता थी, वो देखकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब आकाश कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया, तब रोहित अनिका के पास आया और अनिका से धीमी आवाज में कहने लगा, मिस्टर करण गुलेरिया बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सालों पहले आपकी मम्मी ने मिस्टर करण गुलेरिया के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से वह आपकी कंपनी से बनी हुई दवाइयाँ खाकर अपनी जान नहीं बचाएंगे। अनिका ने गुस्से से रोहित की ओर देखा। रोहित को रियलाइज हुआ कि शायद उसे अनिका के साथ यह बात नहीं करनी चाहिए थी। बात को घुमाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे जो प्राइस कोट की है वो। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका ने रोहित से कहा, हम लोग डील फाइनल कर चुके हैं, हम अपना वादा निभाएंगे, आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा।
रोहित ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? एनीथिंग यू वांट? अनिका ने तुरंत रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे पूछा, क्या मैं जो कहूँ वह मुझे देंगे? यह कहते वक्त अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह रोहित से अपने बेटे आर्यन की कस्टडी मांग ले, मगर इस तरह अनिका को यह कहते हुए देख रोहित को कुछ अलग ही एहसास होने लगा था। अनिका की आंखों की चमक देखकर रोहित को बहुत रोमांटिक फीलिंग आने लगी थी। अनिका के लिए उसके मन में उभरता प्यार फिर से जाग गया था। अपने गले की खराश मिटाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, यस, आप जो मांगे वो जो कुछ भी होगा मिल जाएगा। जब रोहित के पीछे खड़े चिराग मेहता ने रोहित और अनिका के बीच की बातें सुनी तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कबाब में हड्डी बनकर बीच में खड़ा था। उसने रोहित के कानों के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, सर, मुझे लगता है इस वक्त मुझे आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? चिराग की इस बात पर रोहित ने एक एग्री लुक दी और चिराग ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए रोहित से सॉरी कहा। फिर चिराग और रोहित और अनिका को अकेला छोड़कर उनसे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। चिराग मेहता दूर खड़ा रोहित और अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। चिराग मेहता ने नोटिफिकेशन खोलकर देखा। वह फोन पर आई एक तस्वीर देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर पहले चिराग मेहता ने अनिका की बेटी की इंक्वायरी करने के लिए अपने आदमियों से कहा था। चिराग ने अपने लोगों से रिया की तस्वीर मंगवाई थी, पर अनिका की बेटी की तस्वीर अपने मोबाइल में देख चिराग एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। चिराग मेहता फोटो देखकर धीमी आवाज में बोला, आर्यन? रोहित अनिका को बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। अनिका की आगे की बात सुनने के लिए रोहित बहुत क्यूरियस था। मीटिंग के लिए आज रोहित ने खास एक फॉर्मल सूट पहना था। चमकते हुए शूज, हाथों में महंगी घड़ी और हैंडमेड कस्टमाइज्ड ब्लेजर में रोहित काफी स्मार्ट लग रहा था। मगर बिजनेस की दुनिया में रोहित को एक श्रूड और स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन माना जाता था। रोहित ना तो ज्यादा एक्साइटेड और ना ही इमोशनल होता है। रोहित हर सिचुएशन में बहुत ही मैच्योर और शांत बिहेव करने वाला लड़का था। मगर आज वो अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा था। रोहित कभी अनिका को देखता, कभी यहाँ वहाँ देखता, तो 2-3 बार तो उसने अपने बाल पर हाथ भी घुमा दिया था। किसी ने रोहित को इस तरह नर्वस होते हुए कभी नहीं देखा था। अगर आर्यन इस वक्त यहाँ खड़ा होता तो वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसके पापा एक साथ इतनी सारी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे थे। सामने खड़ी अनिका अब ये सोच रही थी कि वह रोहित से किस तरह आर्यन की बात करे। रोहित ने अपने मन में सोच रखा था कि अनिका उसे जो कुछ भी मांगेगी वह बस उसका जवाब हाँ में देगा। ना सिर्फ रोहित अनिका के लिए कुछ करना चाहता था, बल्कि रोहित को कहीं न कहीं अब अनिका अच्छी लगने लगी थी। हिम्मत करके अनिका ने अपनी आंखें बंद करके खोली और रोहित से कहा, आई वांट यू। अनिका के मुंह से यह शब्द सुनते ही रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया घूमने लगी थी और वह एक जगह पर खड़ा था। रोहित के हमेशा इमोशनलेस लगने वाले चेहरे पर बिना रोहित को पता चले स्माइल आने लगी थी। तभी अचानक अनिका की आगे की बात सुनकर रोहित दंग रह गया। अनिका ने अपनी लाइन पूरी करते हुए कहा, आई वांट योर सन। रोहित के चेहरे से अब स्माइल गायब हो गई और उसके चेहरे पर कंफ्यूजिंग रिएक्शन आ गए। रोहित ने अटकते हुए अनिका से अपनी बात दोहराने के लिए कहा। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या कहा अभी अभी आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। रोहित का इस तरह का रिएक्शन देखकर अनिका को भी अपनी बात आगे बढ़ाने में डर लगने लगा था। अनिका ने अपनी बात घुमाते हुए रोहित से कहा, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनिका बस इतना चाहती थी कि किसी तरह उसे आर्यन मिल जाए, मगर वो मारवा इंडस्ट्रीज को सस्ते दाम पर अमृत टेबलेट्स देकर रोहित से अपना बेटा खरीद नहीं सकती थी। यह बात अच्छी तरह जानती थी वो। रोहित को अनिका का ये मजाक बिल्कुल समझ नहीं आया था, मगर उसने सोचा अक्सर खूबसूरत लड़कियों की सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी कम ही होती है, इसलिए शायद अनिका को ऐसी बात मजाक लग रही थी। अभी दोनों एक दूसरे के सामने देख ही रहे थे कि अनिका का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने रोहित को फोन दिखाते हुए इशारे से कहा कि मैं अभी आती हूँ। रोहित से कुछ कदम दूर जाने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन उठाया। राजलक्ष्मी ने तेज सांसें लेते हुए कहा, मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है कि दिल्ली में कोई आपकी बेटी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है।
अनिका को राजलक्ष्मी की बातों पर एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं आया। भला कोई 6 साल के बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहेगा। तभी अनिका का ध्यान पीछे खड़े रोहित मारवा के असिस्टेंट चिराग पर गया। चिराग रोहित के साथ धीमी आवाज में कुछ बात कर रहा था और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर वह रोहित को कुछ दिखाने ही वाला था। तभी अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन काटकर हड़बड़ाहट में रोहित को जोर से आवाज लगाई। मिस्टर रोहित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनिका की आवाज कान पर पड़ते ही चिराग को एक झटका महसूस हुआ और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। अनिका को तेज सांसें लेते हुए देखकर रोहित ने उससे पूछा, मिस अनिका, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ आपको? अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित को क्या जवाब देती कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसने इस तरह चिल्लाकर रोहित को बुलाया था। अनिका रोहित के पास गई और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए रोहित से कहने लगी, थैंक यू मिस्टर रोहित, आपने मुश्किल घड़ी में मल्होत्रा फार्मेसी का साथ देने का फैसला किया, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर रोहित के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी अनिका को बड़ी ही पोलाइटली कहा, वेल इट्स जस्ट कि आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। यह कहने के बाद रोहित को खुद के जवान पर भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरह उसके मुंह से यह बात निकल गई थी। अनिका रोहित की यह बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका को इस बात का डर था कि कहीं रोहित की यह बात आसपास खड़े किसी आदमी ने कहीं सुनी तो नहीं थी। चिराग नीचे पड़ा अपना फोन चेक करने में बिजी था। अनिका और रोहित दोनों ने राहत की सांस ली तब उन्हें यह पता चला कि किसी ने उसके बीच हुई इस बात को सुना नहीं था। रोहित ने फिर अपनी जेब में हाथ डालते हुए अपनी बात बदलकर कहा, अनिका जी, आई मेंट, मुझे आपकी प्लानिंग, आपकी समझदारी और मेडिकल साइंस में आपका जो इतना नॉलेज है वह बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि आप पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए फायदे का ही सौदा होगा। चिराग ने जब अपना फोन दोबारा स्विच ऑन करने की कोशिश की तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि गिरने की वजह से उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से अब चिराग मेहता का फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा था। चिराग अपने फोन को लेकर टेंशन में था। तभी वहाँ कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी अनिका से मिलने आए। कल्याण शास्त्री ने अनिका से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ स्वाति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन ने अपना एक कीमती हीरा खो दिया है। पता नहीं क्यों सालों पहले इतनी होनहार लड़की को क्या सूझी कि अचानक इस तरह हम सब की दुनिया से गायब हो गई। अगर वैसा ना करती तो आई एम श्योर अब तक उसने मेडिकल साइंस की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया होता। चलो बीती बातों को भूल जाओ। तुम्हारी माँ ने जो किया सो किया, मगर मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है। मैंने सुना है तुम एक बेहतरीन सर्जन हो। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई तुम्हें ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इंटरेस्ट है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि कल्याण शास्त्री उसे इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा था। चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से कहा, तुम्हारे लिए आज सचमुच एक बहुत खुशी का दिन है। मेरे गुरु मिस्टर कल्याण शास्त्री तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। अब जल्दी से इन्हें अपना गुरु मानकर आज से इनके ट्रेनिंग में अपना काम शुरू कर दो। हैरान अनिका ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर डॉक्टर शालिनी से पूछा, बट वाई शुड आई डू दैट? मैं ऐसा क्यों करूं? डॉक्टर शालिनी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका के पास आकर कहा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम शायद यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के मार्केट को अच्छी तरह जानती नहीं। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और आयुर्वेद के गुरु बहुत कम। इस वक्त इंडिया में सिर्फ 3 आयुर्वेदिक गुरु बचे हैं। एक मेरे गुरु डॉक्टर कल्याण शास्त्री, दूसरे राम प्रसाद यादव और डॉक्टर संदीप इयर। इन तीनों ने आयुर्वेद के गुरु डॉक्टर वांगापटू से अपनी एजुकेशन ली थी। डॉक्टर वांगापटू ने सालों से किसी पेशेंट का इलाज नहीं किया। अब वह बहुत उम्र दराज हो गए हैं और अपना सारा दिन ध्यान में और ईश्वर की खोज में बिता देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आयुर्वेद के महागुरु का किताब ऑटोमेटिकली डॉक्टर वांगापटू के सबसे होनहार स्टूडेंट यानी कि मेरे गुरुजी डॉक्टर कल्याण शास्त्री को मिलता है। यह बात सुनते ही पास खड़े एक बुजुर्ग जो आयुर्वेद मेडिकल साइंस के जानकार थे, उन्होंने कल्याण शास्त्री से सवाल पूछा, मिस्टर कल्याण शास्त्री, बड़े सालों बाद मैंने डॉक्टर वांगापटू का नाम सुना है। आप कह सकते हो कि किसी जमाने में मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था उनका, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है डॉक्टर वांगापटू ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। बुजुर्ग आदमी की इस बात पर आधी स्माइल देते हुए कल्याण शास्त्री ने कहा,
आप सही कह रहे हैं, मगर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसे यह अवसर मिला है कि वह डॉक्टर वांगापटू के स्टूडेंट न होकर भी उनके अंडर ट्रेंड हो सके। आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि मैं उनका अनऑफिशियल स्टूडेंट था। अब ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, नॉलेज तो नॉलेज है। जो मैंने उनसे प्राप्त की है उसे किसी डिग्री में नहीं तौला जा सकता है, और मैं चाहता हूँ कि उनसे प्राप्त हुआ ज्ञान मैं अपने तक सीमित न रखूं और आने वाली पीढ़ी के होनहार बच्चों को आयुर्वेद के इस अद्भुत विज्ञान से रूबरू कराऊं, जैसे डॉक्टर शालिनी और अब आपके सामने खड़ी है डॉक्टर अनिका। उस बुजुर्ग ने डॉक्टर कल्याण शास्त्री की बातें सुनने के बाद अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर वांगापटू ने कुछ साल पहले एक स्टूडेंट जरूर लिया था, मगर मैं यह नहीं जानता कि वह स्टूडेंट कहाँ है, वो कौन है, वह कोई लड़का था या लड़की, यह कोई नहीं जान पाया था। बड़े बुजुर्गों की बातों को अनसुना करके डॉक्टर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, अनिका कंग्रेचुलेशन, अब आज से तुम डॉक्टर कल्याण शास्त्री को अपना गुरु मान लो और कल उनकी ऑफिस में जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देना। डॉक्टर शालिनी के कॉन्फिडेंस को देखकर अनिका हैरान हो गई थी। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर डॉक्टर शालिनी इस बात को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी कि मैं डॉक्टर कल्याण शास्त्री की दी हुई ऑफर मान लूं। अनिका ने डॉक्टर शालिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट मेरे पास ना तो आपको देने के लिए टाइम है और ना ही आपसे सीखने में मुझे कोई दिलचस्पी है। थैंक यू वेरी मच। अनिका का यह जवाब सुनकर डॉक्टर शालिनी और कल्याण शास्त्री दोनों ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इंसल्ट माना था। कल्याण शास्त्री चाहता था कि किसी तरह अगर वह अनिका को अपने स्टूडेंट बना लेता है तो कभी न कभी वह अनिका से अमृत टेबलेट बनाने का फॉर्मूला हासिल कर लेता, क्योंकि वह जानता था एक बार अगर मल्होत्रा फार्मेसी ने अमृत टेबलेट को मार्केट में उतार दिया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी का शेयर इतना बढ़ जाएगा कि कल्याण शास्त्री की शास्त्री फार्मेसी कुछ ही दिनों में मार्केट से आउट हो जाएगी। अपनी कंपनी और अपनी इज्जत बचाने के लिए कल्याण शास्त्री किसी भी कीमत पर अमृत टेबलेट बनाने का फॉर्मूला हासिल करना चाहता था। कल्याण शास्त्री अनिका को मनाने के लिए बहुत डेस्परेट था। इससे पहले कि वह अनिका के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगे, डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद डॉक्टर शालिनी ने मुड़कर अनिका से कहा, डॉक्टर अनिका, तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौका अपने हाथों से खो दिया है। गुरुजी का स्टूडेंट बनने का मतलब क्या है यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, मगर तब शायद यह ऑफर दोबारा चलकर तुम्हारे पास न आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यह कहकर डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री को लेकर वहां से चली गई। अभी अनिका डॉक्टर शालिनी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से आकाश गुलेरिया दौड़ता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल में आया। आकाश गुलेरिया दौड़कर कल्याण शास्त्री के पास आया। तेज सांसें लेते हुए आकाश ने कल्याण शास्त्री का हाथ पकड़कर कहा, मिस्टर शास्त्री, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। इट्स एन इमरजेंसी। मेरे चाचा करण गुलेरिया बहुत सीरियस हैं। उनकी सांसें किसी भी वक्त बंद हो सकती है। आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कल्याण शास्त्री के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। अगर वो करण गुलेरिया की जान बचाने में कामयाब हो जाता है तो वो गुलेरिया खानदान पर एक बहुत बड़ा एहसान कर देगा और गुलेरिया परिवार से वो इसके बदले शास्त्री फार्मेसी को एक ऐसी डील दिलवा सकता था कि वो मल्होत्रा फार्मेसी के अमृत टेबलेट से मिलने वाली चुनौती का सामना कर सकते थे। मगर कल्याण शास्त्री ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि बिना अमृत टेबलेट की मदद लिए करण गुलेरिया का इलाज करना बहुत मुश्किल था। आकाश गुलेरिया के साथ निकलने से पहले कल्याण शास्त्री ने फिर एक बार अनिका की ओर देखा और अनिका से कहा, अपने अंदर के क्रोध, जलन और ईर्ष्या पर काबू करके जो मानव दूसरों के हित के लिए काम करता है वही असली शक्तिशाली मानव कहलाता है। अपनी ताकत के बल पर किसी को अपने बस में कर लेना बहुत आसान होता है। मुश्किल होता है तो अपनी ताकत का अहंकार छोड़कर किसी की शरण में आना। करण गुलेरिया को बचाने के लिए कल्याण शास्त्री, डॉक्टर शालिनी और शास्त्री फार्मेसी के कुछ चुनिंदा लोग जो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वह आकाश गुलेरिया के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। देखते ही देखते करण गुलेरिया के सीरियस होने की खबर पूरे हॉल में फैल गई। सबकी जुबान पर सिर्फ यही बात चल रही थी कि अगर करण गुलेरिया को कोई चीज बचा सकती थी तो वह थी अमृत टेबलेट। अनिका की नजर दरवाजे से बाहर जाने वाले आकाश गुलेरिया पर टिकी थी। आकाश के चेहरे का टेंशन यह साफ बता रहा था कि करण गुलेरिया की हालत बहुत नाजुक थी।
मगर अनिका चाहकर भी करण गुलेरिया की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि करण गुलेरिया मल्होत्रा फार्मेसी से मिली किसी भी मदद के सहारे अपनी जान नहीं बचाना चाहते थे। किशन मामा, अंजलि मामी और शीला मासी अनिका के पास गए। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, अनिका बेटा, आई थिंक वी शुड डू समथिंग। क्या हम करण गुलेरिया को किसी तरह से बचा नहीं सकते? अनिका कुछ देर अंजलि मामी को बस देखती रही। अनिका मन ही मन सोच रही थी, आज इतनी मेहनत और मुश्किलों के बाद मल्होत्रा फार्मेसी बहुत जल्द मार्केट में फिर से अपना पहले वाला स्थान हासिल करने वाली थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में आज जो कुछ भी हुआ था वह मल्होत्रा खानदान के लिए और मल्होत्रा फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा था। वहां अमृत टेबलेट का प्रोडक्शन भी श्वेता की देखरेख में जोर से शुरू हो चुका था। बहुत जल्द मार्केट में अमृत टेबलेट तहलका मचाने वाली थी। करण गुलेरिया को बचाने का सीधा मतलब यह था कि अनिका को कल्याण शास्त्री की शरण लेनी होगी और करण गुलेरिया का इलाज अमृत टेबलेट से करना होगा। और आज नहीं तो कल कल्याण शास्त्री अमृत टेबलेट बनाने का फॉर्मूला हासिल कर ही लेता। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने नजरें झुकाते हुए अंजलि मामी से कहा, अंजलि मामी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। करण गुलेरिया की किस्मत में अगर जिंदगी लिखी है तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, और अगर मौत लिखी है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कॉन्फ्रेंस में अब हर कोई मल्होत्रा परिवार को फिर से पुरानी इज्जत और शान के साथ देखने लगा था। कुछ लोग आकर किशन मामा को कंग्रेचुलेशन कह रहे थे, तो कुछ लोग फिर से पुराने दिनों की तरह अंजलि मामी को किटी पार्टी और डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन देने लगे थे। किशन मामा ने अंजलि मामी को देखकर कहा, चलो कम से कम पुराने दिन वापस लौट आएं। अब हमें कम से कम यह तो एहसास नहीं होगा कि हम कोई ऐसे लोग हैं जो सभी लोगों के बीच नहीं रह सकते। किशन मामा की यह बात सुनकर अंजलि मामी धीरे से मुस्कुराने लगी। सबको बाय कहते हुए किशन मामा, अंजलि मामी, शीला मासी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। मल्होत्रा परिवार के जाने के बाद रोहित मारवा ने चिराग मेहता से पूछा, चिराग, तुम कुछ देर पहले अपने फोन में मुझे कुछ दिखाने वाले थे, क्या तुम्हें अनिका की बेटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? चिराग का फोन अभी भी स्विच ऑन नहीं हो रहा था। उसने अपना फोन रोहित को दिखाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे लगता है जमीन पर गिरने की वजह से मेरे फोन में कोई डैमेज हो गया है। कब से ट्राई कर रहा हूँ मगर यह ऑन ही नहीं हो रहा है। मगर सर, मुझे लगता है कि मैंने जिसे यह काम सौंपा था शायद वह किसी नशे में था। उस इडियट ने मुझे मिस अनिका की बेटी की जगह आपके बेटे का फोटो भेज दिया था। चिराग मेहता की यह बात सुनकर रोहित को अपने आप पर तरस आ रहा था। उसे लगा उसने अपने खास लोगों में किन किन बेवकूफों को शामिल कर रखा था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग, तुम रहने दो, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। किसी लड़की के पीछे उसके परिवार की जासूसी करना हमें शोभा नहीं देता। लीव दिस मैटर और कंपनी के कामकाज पर ध्यान दो। आज हमने मल्होत्रा परिवार के साथ जो डील की है, फौरन उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी बनवाओ और मिस्टर किशन मल्होत्रा को भेज दो। ये कहते हुए रोहित कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलने लगा। चिराग अपने फोन को जेब में रखते हुए रोहित की बातें एक डायरी में लिखने लगा। उधर मल्होत्रा हाउस पहुंचकर अंजलि मामी और किशन मामा हॉल के सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेने लगे। अनिका किचन से सबके लिए पानी लाई। शीला मौसी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, अब वह किसी गहरी सोच में थी। किशन मामा के फोन पर श्वेता का फोन आया। कुछ देर श्वेता के साथ बात करके किशन मामा ने फोन काटकर बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे कहा। श्वेता का फोन था। वह कह रही थी कि अमृत टेबलेट बनाने के लिए जो फार्मूला उसे अनिका ने दी थी वह फार्मूला सक्सेसफुल है। श्वेता ने अभी 50 टेबलेट बना ली है। वो कह रही थी कि अब हम इस टेबलेट की मांस प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अंजलि मामी खुश होकर किशन मामा के पास आई और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ सबसे कहने लगी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आई थिंक इस बात पर शैंपेन खुलनी चाहिए, क्यों शीला? जैसे ही अंजलि मामी ने शीला मासी की ओर देखा, शीला मासी अपनी नजर चुराकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। अंजलि मामी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी शीला मासी के चेहरे पर टेंशन और उदासी क्यों थी। शीला मासी के पास जाकर अंजलि मामी ने उनसे पूछा, शीला सुना, स्वाति ने वह फार्मूला न सिर्फ बचा कर रखी थी मगर उस फार्मूला में काफी बदलाव करके उसे बेहतर भी बनाया था, और आज अनिका ने हमें वह फार्मूला देकर मल्होत्रा फार्मेसी को रातों रात फिर से मार्केट में नंबर 1 बना दिया। क्या तुम यह सुनकर खुश नहीं हो? जब अंजलि मामी और शीला मासी खिड़की के पास खड़े थे, किशन मामा ने पानी के ग्लास ट्रे में अरेंज कर रही अनिका से पूछा, बेटा अनिका, क्या तुम सचमुच डॉक्टर कल्याण शास्त्री के अंडर
ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्टडी नहीं करना चाहती? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो कल्याण शास्त्री के साथ दुश्मनी है उस वजह से तुम। अनिका ने अपने मामा को बीच में रोकते हुए कहा, किशन मामा, मुझे कल्याण शास्त्री के पास ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने की कोई जरूरत नहीं और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। अनिका की यह बात सुनकर शीला मासी खिड़की से बाहर देखते हुए अनिका से पूछने लगी, फिर किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें? पानी की ट्रे ले जा रही अनिका बीच रास्ते में अटक गई। उसे हैरानी से शीला मासी की ओर देखा। शीला मासी ने अनिका की ओर घूमकर पूछा, क्या हम जान सकते हैं फिर किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें? मैंने सुना है कि तुम एक सर्जन हो। क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है तुमने? किस हॉस्पिटल में काम करती हो तुम? क्या तुम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो या एक जनरल फिजिशियन? अनिका चाहती तो शीला मासी की बातों का जवाब सिर्फ अपना मेडिकल नाम यानी कि डॉक्टर अमृता कहकर दे सकती थी, मगर अनिका ने शीला मासी को बड़ी रिस्पेक्ट से जवाब देते हुए कहा, मैं एक विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। शीला मासी अनिका के एग्जाम लेने के मूड में थी, इसलिए शीला मासी ने अनिका से आगे सवाल पूछते हुए कहा, विजिटिंग कंसल्टेंट हो तो महीने में कितने ऑपरेशन कर लेती हो? तुम इतनी यंग हो अभी, तो थोड़े साल किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? जब अंजलि मामी ने देखा कि शीला मासी अनिका को कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगी थी, तो अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, बस करो शीला, अब मेहरबानी करके फिर से बेचारी बच्ची को परेशान मत करना। शीला मासी एक लंबी सांस छोड़ते हुए सोफा पर जाकर बैठ गई और अपना हाथ सोफा के कवर पर पटकते हुए अंजलि मामी से कहने लगी, चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम लोगों की बात। तुम लोग यही चाहते थे ना कि मैं स्वाति से माफी मांगू, तो ठीक है, मैं आप सबके सामने स्वाति से माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी स्वाति के बारे में कहा वह मुझे नहीं कहने चाहिए था, मगर अनिका की मासी होने के नाते मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। शीला अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम्हारी माँ स्वाति शहर की काफी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, मगर तुम्हारी परवरिश कहीं और हुई है। अगर तुम्हारी वजह से स्वाति की या फिर हमारे खानदान पर कोई भी आंच आई तो मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनिका को लग रहा था कि अब शीला मासी खानदान की इज्जत और रेपुटेशन की बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रही थी। अनिका ने किशन मामा और अंजलि मामी को देखते हुए कहा, मैं जरा ऊपर जाकर देखती हूँ रिया क्या कर रही है। यह कहकर अनिका सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनिका की इस बात पर गुस्सा होते हुए शीला ने अनिका को रोकना चाहा, मगर तभी अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, बस भी करो शीला, बहुत हो गया। आज कॉन्फ्रेंस हॉल में इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर शक है? आखिर क्यों तुम हाथ धोकर इस बच्ची के पीछे पड़ गई हो? मैं और किशन तुमसे वादा करते हैं कि इस बच्ची की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जब अनिका ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा रोज की तरह रिया अपने गेम्स खेलने में बिजी थी। रिया अपनी टैबलेट पर गेम खेलते हुए सन्नी पर चिल्ला रही थी। रिया सन्नी से कह रही थी, दुश्मन वहाँ झाड़ियों के पीछे छुपे हैं, तुम गोदाम से बाहर निकलकर उन पर अटैक करो। मैं रेलवे लाइन के पास छुपे दुश्मनों पर अटैक करूंगी। तभी टैबलेट के स्पीकर से सनी की आवाज आई, अगर मैं गोडाउन से बाहर निकला तो दुश्मन मुझे मार देंगे। यह मत भूलो कि वह लोग 6 की टीम में हैं और हम सिर्फ 2। रिया ने सनी पर गुस्सा करते हुए उससे कहा, अगर इतना डरोगे तुम तो इस गेम में कभी जीत नहीं पाओगे। और यह मत भूलो, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर छुपे रहोगे तो कभी न कभी वह लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे और अटैक करोगे तो कम से कम 4 में से 2 को मार कर मरोगे। इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दो। जितने पॉइंट मिलेंगे उतना हम गेम में दुश्मनों को आगे रहेंगे, चाहे वह 4 हो या 400, हमें हमेशा उनसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने हैं। अनिका पीछे खड़ी रिया को गेम खेलते हुए देखने लगी। अनिका को टैबलेट स्क्रीन पर सिर्फ गेम दिखाई दे रही थी। अनिका को सनी का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्पीकर पर सनी की आवाज सुनाई दे रही थी। सनी ने रिया से कहा, ओह नो, उन सब ने मिलकर मेरे गोडाउन पर हमला कर दिया। रिया प्लीज बचाओ मुझे। सनी की इस बात पर इरिटेट होकर रिया कहा, तुम गोडाउन से बाहर निकलो, इस तरह छुप कर बैठोगे तो अपने साथ साथ मेरा भी नाम डुबो दोगे। डोंट फॉरगेट, गेमिंग की दुनिया में मेरी बहुत इज्जत है। तुम्हारे साथ खेलकर मुझे लगता है कि मैंने अपनी रिपुटेशन को भी रिस्क में डाल दिया है।
रिया के मुंह से ऐसे इंसल्ट होते हुए सुन सनी ने रिया से कहा, रिया, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा चाचू हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिया करो मुझे। भले ही हमारे दुश्मन प्लेयर इंडिया से नहीं हैं, मगर कहीं उनमें से कोई हमारी लैंग्वेज समझ रहा होगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सनी की इस बात पर रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सोचेगा चाचू, सिर्फ इतना ही सोचेगा, लगता है चाचा की आवाज में चाची बात कर रही है। रिया अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। अनिका ने पीछे से रिया को हल्के से पीठ पर चपेट लगाई और कहा, किससे बात कर रही हो रिया, और यह कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? मुझे लगता है कि सारा दिन तुम गेम खेलती रहती हो। अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, फोन पर गेम खेलना बंद करो और अगर खेलना ही है तो बाहर गार्डन में जाकर खेलो। जैसे ही अनिका शावर लेने के लिए बाथरूम में गई, रिया ने अपनी आवाज धीमी करके सनी से कहा, चाचू, मम्मा घर पर वापस आ गई है। अगर उसने फिर से मुझे गेम खेलते हुए देख लिया तो यह मेरी टैबलेट कहीं छुपा देगी और मैं कल के चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। मुझे लगता है हमें आज की गेम यही रोक देनी चाहिए। यह बात सुनकर सनी ने रिया से कहा, अरे नहीं, ऐसा मत करना, मैं अपनी गेम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और हजारों फॉलोअर्स ने हमारी गेम लाइव देख रहे हैं। अगर इस वक्त हमें गेम बंद कर दी तो हमारे फॉलोअर्स हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। सनी की यह बात सुनकर रिया अचानक एक्साइट हो गई। रिया ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर गौर से देखते हुए सनी से पूछा, क्या सचमुच बहुत लोग हमें देख रहे हैं? क्या सचमुच पूरे वर्ल्ड से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? सनी ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे पता है मेरी भतीजी एक वर्ल्ड चैंपियन है और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें पहचाने और तुम्हारी टैलेंट दुनिया के कोने कोने में जाए।